हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में मेरा नाम समता शुक्ला है और क्लास 12th में मैं आपकी बायो को पढ़ने में हेल्प कर रही हूँ। तो हम लोगों का चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने जान लिया था, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग्स इस चैप्टर में आएंगी और इन स्पेसिफिक वर्डिंग्स के बारे में आपको जानना, मतलब ये वर्डिंग्स का मतलब क्या है, किस जगह पे कहाँ यूज होंगी, इनका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज एक्सप्रेस करती हैं, वो पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो कल के सेशन में आप सभी ने कुछ वर्डिंग्स के बारे में जान लिया था, जैसे आपने लोकस के बारे में जान लिया था, एलील्स क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया था। मेंडल ने जिन शब्दों जिनको फैक्टर्स कहा था, एक्चुअल में वो जीन होते हैं, ये भी आपने जान लिया था। आज हम फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, क्योंकि बार बार जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये कुछ वर्ड्स जो हैं बहुत बार बार यूज हो रहे हैं। तो एक्चुअल में इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, इन वर्ड्स से क्या मतलब है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको सबसे पहले आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। बच्चों, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी कि फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाहरी जो मतलब बाहरी तौर पे जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, है ना, तो आप मेरी हाइट बता सकते हैं, आप मेरी त्वचा का रंग बता सकते हैं, आप मेरे बालों का रंग बता सकते हैं, आप मेरी आंखों का कलर भी बता सकते हैं। तो ये जो सब चीजें आप देख करके बाहर से बता सकते हैं मेरे बारे में, वो क्या हो गया? वो मेरा फिनोटाइप हो गया। और एक है जीनोटाइप। जीनोटाइप ऐसी चीज है जिसको आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते। जैसे अगर किसी भी तरीके का कोई व्यवहारिक लक्षण है, किसी भी तरीके का कोई, जैसे इनहेरिटेंस है, मेरे माता पिता से कुछ मुझे लक्षण मिले हुए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो लक्षण जीनोटाइप में वो लक्षण मेरे अंदर कैसे हैं, वो आप देख करके नहीं बता सकते। तो फिनोटाइप कोई भी देखकर बता सकता है और जीनोटाइप देखा नहीं जा सकता है। फिनोटाइप का मतलब क्या है? द एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहरी तौर पे आप जैसा दिखाई पड़ते हैं, कोई भी जीव बाहरी तौर पे जैसा दिखाई पड़ता है, जैसा परिलक्षित होता है, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स के कारण हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये फिनोटाइप जो है वो हो सकता है। दूसरा शब्द बार बार यूज होता है इस चैप्टर में, वो है जीनोटाइप। ज्यादातर जीनोटाइप फिनोटाइप साथ साथ यूज होते हैं। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम में ही जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करी थी कि फिनोटिपिकली जो पौधे थे F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया था, यानी दिखने में 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा जो था वो छोटा था, तो वो फिनोटाइप रेशियो था 3:1 का। अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1:2:1 का रेशियो आया था। मतलब फिनोटाइप का क्या मतलब हुआ? दिखने में जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी भी जीव का, वो किसी जीन्स के इन्फ्लुएंस के कारण हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप हम किसे कहते हैं? द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप। यदि किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो बताता है कि फिनोटाइप कैसा होगा, यानी जीनोटाइप पर ही डिपेंड करता है कि फिनोटाइप कैसा होगा। जीनोटाइप जैसा होगा, फिनोटाइप उसी के जैसा लक्षण एक्सप्रेस करेगा। तो जीनोटाइप का मतलब आप ये समझते हैं कि जीन्स के लेवल पे
क्रोमोसोमल लेवल पे जो स्ट्रक्चर है वो है जीनोटाइप, और जो आपको बाहरी वातावरण में दिखाई पड़ता है एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं वो है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आप डैश लगा के लिख लेंगे सिंपल एक दो शब्दों में कि दिखने वाले लक्षण फिनोटाइप। जीनोटाइप जो जीन्स के लेवल पे लक्षण होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं, और फिनोटाइप जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो आपका फिनोटाइप है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप आप सभी बच्चों ने कर लिया। फिनोटिपिक रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो है द करेक्टर प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन पॉपुलेशन, यानी कि एक जैसे फिनोटाइप का कितना उसका जो रेशियो है उसका जो प्रपोर्शन है वो पॉपुलेशन में कितना है, तो उसको हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आएगा आपके सामने इसी चैप्टर में, जीनोटिपिक रेशियो। तो एक्चुअल में ये जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सभी बच्चे इसको नोट करते चलेंगे, मैं आपको स्पेस दूंगी नोट करने के लिए। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन, यानी जीनोटाइप का जो सही प्रोपोर्शन है उस पॉपुलेशन में उसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन। दो और वर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमो और हेटेरो इन दो शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा। होमो का मतलब है कुछ ऐसे जो एक जैसे होते होंगे, हेटेरो का मतलब एक जैसे नहीं होते होंगे, थोड़ा डिफरेंस होता होगा। तो होमोजाइगस का मतलब है द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स, यानी एक ऐसा इंडिविजुअल जिनमें जो जीन्स के दोनों एलील्स हैं वो कैसे हैं, वो एक जैसे हैं, वो होमोजाइगस कहलाएगा। द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन एन एलीलिक पेयर फॉर अ कैरेक्टर। जैसे मटर के पौधे की ही हम बात कर लें तो मटर के पौधे में जो मेंडल ने चुनाव किया था, ट्रू ब्रीड पी लाइन्स का चुनाव किया था, तो दोनों कैसे थे, एक प्योर टॉल था और दूसरा प्योर ड्वार्फ था, यानी कि जो कैपिटल टी था वो कैसा था, प्योर टॉल। अब इसमें आप देख रहे हैं ऊंचाई के लिए आप सभी को मैंने बताया कि जीन्स की एक ही लोकस पे हाइट के लिए दो एलील्स मौजूद होते हैं, एक होता है लंबे के लिए और एक होता है छोटे के लिए। यदि एक ही जैसे दोनों एलील्स हो, यानी कि प्योर लाइन हो, कैपिटल टी एलीलिक पेयर ही हो उस कैरेक्टर के लिए उस जीन्स पे, और आइडेंटिकल जीन्स पे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस उसको हम कहेंगे, यानी हम उसको प्योर लाइन कह सकते हैं जिसमें दोनों एलील्स जो हैं वो एक समान हैं। हेटेरोजाइगस क्या है, द इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन्स इन एन एलीलिक पेयर फॉर अ कैरेक्टर, और उसका एग्जांपल है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें आपको एक ही जीन्स पे हाइट के लिए दो एलील्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से एक लंबाई को शो कर रहा है और एक जो है वो थोड़ा ड्वार्फ वाले प्लांट को शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया। हेटेरोजाइगस का मतलब कि जहां पे एक समान एलील्स नहीं होंगे, मतलब जो दोनों एलील्स हैं, मौजूद तो दो एलील्स हैं लेकिन उन दोनों एलील्स में अंतर है। एक एलील जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, वो लंबाई को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा एलील जो है वो लंबाई को मतलब अपने बौनेपन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो रेसेसिव होगा, वो अपने बौनेपन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। एलीलिक पेयर जो है जहां पर एक समान होंगे वो होमोजाइगस कहलाएगा, और जहां पे एलीलिक पेयर्स एक समान नहीं होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेटेरोजाइगस सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? आप सभी बच्चों को अभी तक डोमिनेंट, रेसेसिव क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में फैक्टर्स वही हैं जिनको मेंडल साहब फैक्टर्स कहते थे और हम उन्हें जीन्स कहते हैं, वो आप सभी को पता है। उसके बाद एलील्स क्या होते हैं ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। लोकस वर्ड बार बार इस चैप्टर में यूज हो रहा है, तो वो उससे क्या मतलब है वो आपको समझ में आ गया।
आपको फिनोटाइप क्या होता है ये समझ में आ गया, आपको जीनोटाइप क्या होता है ये समझ में आ गया, आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं ये समझ में आ गया, आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अगर सभी बच्चों का क्लियर हो गया है तो चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से, यहाँ तक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और समझेंगे इस चैप्टर में। पहला आप लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो समझ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ वन जीन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये वाला जो है इसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, इसमें आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, यानी मेंडल ने जब प्रयोग वो कर रहे थे तो एक समय पे एक ही लक्षण पे उन्होंने प्रयोग किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उन्होंने। मोनो का मतलब एकल संकरण का प्रयोग किया था, यानी बहुत सारे लक्षण थे लेकिन एक ही लक्षण पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज को जो प्रतिपादित किया, उन्होंने 3 नियम दिए थे जिसमें से एक नियम आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में बता चुकी हूँ, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण जो है वो प्रभावी हो जाता है और दूसरे लक्षण को वो क्या कर देता है, अप्रभावी कर देता है या रेसेसिव कर देता है। क्लियर, सब बच्चों का समझ में आ गया है? ये पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और उसके बाद होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सभी बच्चों को ये पॉइंट्स नोट करने हैं। कुछ और पॉइंट्स आप सभी बच्चों को नोट करने हैं कि डोमिनेंट जीन क्या होता है, रेसेसिव जीन क्या होता है। डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट वर्ड का मतलब आप सभी को पता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी जीन। और इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब है द जीन दैट एक्सप्रेसेस इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब होमोजाइगस कंडीशन है तो डोमिनेंट और रेसेसिव होने का मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एलील्स कैसे हैं, एक समान है। जब एक ही जीन पर किसी भी लक्षण के 2 एलील्स एक समान नहीं होंगे, यानी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो एक एलील लंबेपन को शो कर रहा होगा, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, एक एलील बौनेपन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब ये कैसी कंडीशन हो गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। अब इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने में सफल हो जाएगा वो जीन क्या कहलाएगा, डोमिनेंट जीन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि 12th क्लास में 4 बच्चों का ग्रुप है जिसमें से 3 जो हैं वो अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और एक लड़का या एक लड़की ऐसी है कि जो बहुत सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उस पूरी टोली का वो लीडर टाइप हो जाता है बच्चा, मतलब उसकी बात हर बच्चा मान लेता है ना, जबरदस्ती अपनी बात को थोपने की कोशिश नहीं करता। तो तीनों चारों बच्चे कैसे हो गए, अप्रभावी हो गए। उसमें से एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर का था, डोमिनेटिंग नेचर था उसका, है ना। डोमिनेटिंग नेचर का मतलब कि उसी की बात सारे बच्चे मान रहे हैं। डोमिनेटिंग नेचर का मतलब क्या है कि 4 बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा जो है उसका खुद का मतलब उसी की बात सभी बच्चे मान रहे हैं और तीनों दोस्त उसकी बात मान ले रहे हैं। तो जिसकी बात मानी जा रही है वो कौन है, वो डोमिनेटिंग नेचर का है। उसी तरह से जीन्स के समय पे भी, जीन्स के लेवल पे भी हमारे साथ ये गेम होता है कि जब एक जीन्स पर 2 एलील्स मौजूद होते हैं, जैसे हाइट की बात करें तो एक लंबाई को प्रदर्शित कर रहा होता है और एक हाइट में कम हाइट को प्रदर्शित कर रहा होता है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में एक तरीके का संघर्ष होता है ना। और उसके बाद जो विन विन सिचुएशन में होता है वो जीन्स जो अपनी लंबाई को एक्सप्रेस कर पाता है ना। एक्सप्रेस कौन सा जीन करता है, आप सभी को पता है कि लंबाई और बौनेपन में जो लंबाई है वो ज्यादातर आमतौर पे एक्सप्रेस होती है। तो एक्सप्रेस जो जीन्स हो गया वो डोमिनेंट जीन कहलाता है ना। जैसे हमने कैपिटल टू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब कॉम्बिनेशन लिया था तो उसमें कैपिटल टी क्या कर रहा है, अपने आप को
एक्सप्रेस कर देता है। तो कैपिटल टी यदि अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा है तो कैपिटल टी कौन सा जीन हो गया? डोमिनेंट जीन हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रभावी जीन कहते हैं। डोमिनेंट जीन को हम क्या कहते हैं बच्चों? डोमिनेंट जीन को हम प्रभावी जीन कहते हैं। प्रभावी जीन कहते हैं। और जो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा वो क्या कहलाएगा? जो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा वो जीन रेसेसिव कहलाएगा या अप्रभावी कहलाएगा। जो जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो रेसेसिव कहलाएगा या अप्रभावी। अब मटर के पौधे का जो संकरण का आप प्रयोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें आपको बार बार डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। क्या सभी बच्चों को मटर के पौधे में जो 14 लक्षणों के बारे में बताया गया, क्या उन सभी बच्चों का क्लियर हो गया है कि कौन कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और कौन कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर है? जैसे अगर फूलों के रंग की बात की जाए तो मटर के फूलों में 2 रंग के फूलों की बात की गई थी, एक वॉयलेट कलर का फ्लावर और एक व्हाइट कलर का फ्लावर। तो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, ये आपको याद करना होगा, है ना? नहीं तो आपका जो पुनेट स्क्वायर आप बनाएंगे वो भी गलत हो जाएगा और फिर आपका एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम में लिखने में भूल हो जाएगी। केवल एक चीज आपको याद करनी होगी, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था और कौन कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव था। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनमें कैसे उन्होंने ये पता लगाया कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव। डोमिनेंट वो था जो लक्षण बार बार एक्सप्रेस हो रहा था, वो डोमिनेंट था। और बार बार एक्सप्रेस कैसे हो रहा था? क्योंकि मेंडल ने 7 साल तक निरंतर हाइब्रिडाइजेशन के ये प्रयोग किए थे। अब हाइब्रिड क्या होता है? द जीन दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसा जीन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने लक्षण को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है उसे हम रेसेसिव जीन कहते हैं या अप्रभावी जीन कहते हैं। मतलब कंडीशन सेम हो, अगर लंबाई अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रही है, शो कर दे रही है। आप सभी ने देखा है सामान्य तौर पे सभी लड़कों की या सभी लड़कियों की हाइट जो है वो लगभग एक समान होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन बौनापन जो है वो आपने बहुत कम देखा होगा। तब कहीं आपको कहीं एक आधा दिख जाते हैं, अदरवाइज बौने नहीं दिखते। तो ये क्या है? जो बौनेपन का बहुत छोटी हाइट का जो कैरेक्टर है वो क्या है? वो एकदम अप्रभावी है, वो प्रभावी बिल्कुल भी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को। वो एक्सप्रेस अपने आप को तभी कर पाएगा जब दोनों एलीज इसी एक जीन पे, जब दोनों के दोनों एलीज बौनेपन वाले होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर उसके साथ कोई भी लंबाई वाला एलील है तो फिर बौनेपन वाला एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। तो वो क्या कहलाएगा? वो रेसेसिव जीन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट आता है बच्चों हाइब्रिड। एक्चुअल में ये हाइब्रिड शब्द क्या है? हाइब्रिड की भी शब्द की बार बार बात की जा रही है। हाइब्रिड को हम कहते हैं संकर। संकर का मतलब कुछ मिक्स्ड। हाइब्रिड को हम इस ऐसे समझ सकते हैं, कुछ मिक्स्ड, एकदम प्योर नहीं हो, कुछ मिक्स हो। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 पेरेंट्स दैट डिफर इन कैरेक्टर्स। यानी हाइब्रिड क्या हो गया? हाइब्रिड का मतलब कि ऐसी संतानें जो ऐसे 2 पेरेंट्स के द्वारा आई हों जो कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट हों, है ना? अब उसको हाइब्रिड को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है? तो अगर हम इंसानों पर उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मटर पे आपने देखा कि अलग अलग लक्षणों वाले मटर के पौधे का क्रॉस करवाया गया और उसके बाद F1 जनरेशन जो आई वो कैसी थी? हाइब्रिड जनरेशन थी। ठीक है, अगर उसको इंसानों की बात करें तो हाइब्रिड बच्चा कौन सा कहलाएगा? यदि माँ जो है वो भारतीय है, ठीक है, और पिता जो है वो ब्रिटिश है, और उसके जो बच्चे होते हैं तो वो बच्चे कैसे कहलाएंगे? वो बच्चे हाइब्रिड कहलाएंगे, है ना? कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक ब्रिटिश नागरिक है और एक भारतीय है ना? दोनों में अंतर है, दोनों की शादी हो जाती है और जब बच्चे होंगे तो वो कैसे कहलाएंगे? वो हाइब्रिड कहलाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बच्चा होगा उसके अंदर भारतीय माँ के भी लक्षण होंगे और ब्रिटिश पिता के भी लक्षण
होंगे तो ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये पॉइंट कि एक्चुअल में हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब कि दो ऐसे पेरेंट्स से जो शिशु होगा या दो ऐसे पेरेंट्स से जब प्रोजेनी होगी जो कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ब्रिटिश नागरिक की यदि हम बात करें, पिता मान लीजिए ब्रिटिश है तो बालों का रंग भी डिफरेंट होगा, त्वचा का कलर भी डिफरेंट होगा, आईज कलर भी डिफरेंट हो सकता है, हाइट भी उनकी बहुत ज्यादा होती है तो वो भी डिफरेंट हो सकता है ना। और जो भारतीय माँ होगी उसके बाल काले होंगे, त्वचा का रंग गोरा, सांवला, गेहुआ हो सकता है, आंखों का रंग भी सामान्य होगा, है ना। तो अब उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो कहलाएगा हाइब्रिड, क्योंकि दोनों माता पिता के जो लक्षण हैं, जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। क्लियर, समझ में आ गया। हाइब्रिड किसे कहते हैं, हाइब्रिड कहने का मतलब है कि प्रोजेनी जो है जब क्रॉसिंग के द्वारा हो रही हो, और वो क्रॉसिंग किसके बीच हो रही हो, ऐसे दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही हो जो कैरेक्टर्स में क्या है, डिफरेंट हैं, जिनके जो लक्षण हैं वो एकदम एक जैसे सामान्य नहीं है ना। टू पेरेंट्स दैट डिफर इन कैरेक्टर, तो वो क्या कहलाते हैं, वो संकर या हाइब्रिड चाइल्ड कहलाएगा। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी ब्रिटिश हैं और माँ उसकी भारतीय है, या ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस चल रही हैं, तो वो बच्चे भी कैसे कहलाते हैं, वो भी हाइब्रिड कहलाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों पेरेंट्स के बीच में। तो जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या आएगी, जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या आएगी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है उसमें बहुत ज्यादा क्या चीज आती है, आपके चैप्टर के टॉपिक में ही है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। हाइब्रिडाइजेशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। अब दो शब्द और आपको समझने हैं, एक तो है बैक क्रॉस और दूसरा शब्द है आपका टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, यदि F1 हाइब्रिड जनरेशन जो है उसका क्रॉस वापस से उनके पेरेंट्स के साथ कराया जाए, है ना, तो इसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने मटर के पौधे का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था जिसमें F1 जनरेशन आई थी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कराया था, एक प्योर लाइन टॉल प्लांट लिया था, एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट लिया था, ठीक है, उसका क्रॉस कराया गया था। F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन कैसी थी, हाइब्रिड जनरेशन थी। F1 जनरेशन क्या थी, F1 जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, वो किसी क्रॉस के द्वारा जो जनरेशन आती है उसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन या हाइब्रिड जनरेशन भी कह सकते हैं। तो हाइब्रिड जनरेशन जो आई F1, उससे जो मटर निकली, उस मटर से जो पौधे उगाए गए उनका क्रॉस वापस से पेरेंटल जनरेशन वाले किसी प्लांट से करा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस का मतलब वापस से पेरेंट्स से क्रॉस कराना। तो ये हो गया बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। एक जो है फीमेल के रूप में आप एक F1 वाले जनरेशन के प्लांट को ले लीजिए और उसके बाद एक जो पेरेंटल जनरेशन का प्लांट था उसको ले लीजिए और उसके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस का मतलब पीछे, वापस वाली पिछली जनरेशन से अगर क्रॉस हो जाए तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब शब्द आता है एक टेस्ट क्रॉस। अब शब्द क्या आता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये सभी बच्चों को बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस नोट कर लेना है, क्योंकि क्या होगा अगर आप इसको अपने शब्दों में लिख नहीं लेंगे अपनी कॉपी में तो आपको जब ये वर्डिंग्स बार बार आएंगी तो भूल जाएगा, इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो आप फिर पुनेट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप कैसे आगे एक्सपेरिमेंट को अपने लिखेंगे कॉपी में, तो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है,
ऐसे क्रॉस कराना जब हाइब्रिड, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि F1 जेनरेशन का जो मटर का पौधा था उसका बैक क्रॉस या तो प्योर टॉल प्लांट से करा दिया जाए या प्योर ड्वार्फ प्लांट से, किसी से भी। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हाइब्रिड जेनरेशन का एक प्लांट लिया जाए और उसका क्रॉस केवल अप्रभावी पेरेंट जो था, यानी केवल ड्वार्फ प्लांट से ही उसका क्रॉस कराया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और ये क्यों कराया जाता है टेस्ट क्रॉस का रीजन क्या है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। इससे हाइब्रिड जो था उसका जीनोटाइप क्या है ये पता करने के लिए क्या कराया जाता है? टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो सभी बच्चे डोमिनेंट रेसेसिव, हाइब्रिड, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, क्या इसका मीनिंग, इसका जो अर्थ है वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, और बार बार सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ये क्लास 12th की है, तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, मैंने जो पहले भी पढ़ा दिया है, मैं आपको बार बार ये बात बोलना चाहूंगी, चैप्टर कोई भी चल रहा हो बच्चों, अगर आप क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करते हैं क्लास 12th के बच्चे, तो अगर आपको पहले जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, जैसे मैंने यूनिट 6 आपका कंप्लीट करवा दिया है, उसमें आपके 3 चैप्टर्स थे, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हैं। लेकिन इनमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, या आपका मिस हो गया था कोई चीज, तो उसको आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि हाँ मैम ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, या ये चीज अच्छी तरह से समझ में नहीं आई थी। तो सेम डे तो नहीं, क्योंकि दूसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन अगले दिन क्या किया जाएगा, होल्ड करके इस वाले चैप्टर को, मैं अगले दिन आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन क्लासेस हैं। सभी बच्चों को पता है कि आप जो भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, वो मुझ तक जरूर पहुंच जाती है, तो वो आपकी क्लियर करवा दी जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, डोमिनेंट, रेसेसिव, हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसे कहते हैं, और इसका इन वर्डिंग्स का जो मतलब है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप। जैसी गढ़वाल में सभी बच्चे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वो 12th क्लास के बच्चे हैं? यदि 12th क्लास के हैं तो हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है एकदम? सभी बच्चे आपस आगे नोट करते जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था। कभी कभी क्या होता है कि ये रीजंस लिखने को एग्जाम में आता है, इसलिए पॉइंट वाइज मैं आपके लिए ले आई हूँ। इन पॉइंट्स को आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, क्या रीजंस थे, है ना? तो ये सारे रीजंस आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि प्योर वैरायटी आर अवेलेबल, प्योर वैरायटी मटर के पौधे में अवेलेबल थी। पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट्स का जो खेती करना था, कल्टीवेशन करना था, वो बहुत आसान था, उसका रख रखाव आसान था। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स आर ओनली फ्यू मंथ्स, यानी कुछ महीनों तक की ही इसकी लाइफ साइकिल थी, है ना? और रिजल्ट्स जल्दी जल्दी उसमें मिल रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड, इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, यानी एक दूसरे के विपरीत लक्षण जो थे वो मिल रहे थे मटर के पौधे में। फ्लावर्स कैसे थे इसमें? फ्लावर्स इसमें बाइसेक्सुअल थे मटर के पौधे में, और नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड होते थे। सामान्य तौर पे इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती थी। तो
फ्लावर्स कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल थे और जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कोरोला से कवर्ड था, तो इसलिए फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेशन यदि कराया जाए तो वो केवल मैनुअली ही संभव था, अदरवाइज इसमें कोई भी कंटामिनेशन का चांस नहीं था। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, और जो संकरण वाली पीढ़ी थी वो संकरित पीढ़ी कैसी थी, फर्टाइल थी। तो ये सारे के सारे लक्षण सभी बच्चों ने नोट कर लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आपको पॉइंट्स मिले हैं, ये सभी बच्चे नोट करेंगे कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोगों के लिए। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों को मैंने पहले भी बोला है, कोई क्वेरी हो तो चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।